Hello everyone, welcome to Step Up Academy. I'm Dr. Ananya Dixit, your biology educator और हम पढ़ रहे थे आपका चैप्टर 5 द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ और हमने ये चैप्टर डिटेल में समझ लिया है। एनसीईआरटी सॉल्यूशंस हो गए, एमसीक्यूज हो गए, अब बारी है शॉर्ट आंसर्स की। ओके तो फर्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? Why do the animal cells not have cell wall? एनिमल्स के पास जो एनिमल सेल है उनके पास सेल वॉल क्यों नहीं होती है? और सेल वॉल जो है वो किसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है? प्लांट सेल का। प्लांट सेल के पास सेल वॉल होती है। अब सेल वॉल प्लांट्स के पास क्यों होती है? अब क्या होता है कि बारिश होती है, धूप पड़ती है, प्लांट जो है वहीं खड़े रहते हैं, है ना, वो तो मूव नहीं कर सकते, वो मोबिलिटी शो नहीं करते। वहीं जो एनिमल्स होते हैं वो क्या करते हैं? पानी गिरता है, बारिश होती है तो क्या करते हैं? शेल्टर में घुस जाते हैं, है ना। धूप पड़ रही है अपने घर में, हम चुप के बैठे रहेंगे, राइट। तो प्लांट्स को क्यों चाहिए सेल वॉल? प्लांट्स को सेल वॉल इसलिए चाहिए ताकि वो सारे कोई भी सीजन में, कोई भी थंडर स्टॉर्म में वो एकदम डट के खड़े रहें, इसलिए वो उनके पास क्या होती है? सेल वॉल होती है। सेल वॉल जो होती है वो सेल्यूलोज से बनी हुई, तो सेल्यूलोज एक कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होता है। ओके अब एनिमल के पास नहीं होती क्योंकि एनिमल्स को भैया जाना है, घूमना फिरना है, उनको ग्रोथ शो करनी है। ओके और सेल वॉल क्या करती है? यही ग्रोथ और मोबिलिटी को ये प्रिवेंट करती है, राइट। आंसर: animals do not have rigid walls because cell walls are incompatible with the way in which an animal moves and grow. ओके एनिमल्स के पास रिजिड सेल वॉल नहीं होती है क्योंकि जो सेल वॉल होती है वो मोबिलिटी और ग्रोथ को रोकती है, प्रिवेंट करती है। Okay, the flaccid cell membrane provides the animal cell freedom of mobility and formation of different tissue which is not present in plants. अभी जो सेल मेम्ब्रेन है वो सबके पास होती है, प्लांट्स के पास भी होती है और एनिमल्स के पास भी होती है, बट प्लांट्स के पास एक्स्ट्रा आउटर कवरिंग होती है जिसे हम सेल वॉल बोलते हैं। ओके जो कि एनिमल्स के पास नहीं होती। एनिमल्स के पास जो सेल मेम्ब्रेन है वो मोबिलिटी, ग्रोथ सब में हेल्प करती है, फ्रीडम प्रोवाइड करती है एनिमल्स को, और वो क्या मटेरियल का परमिट करती है किसको अंदर आना है और किसको बाहर जाना है। ओके अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Why are the Golgi bodies found in large number in the cell which secrete digestive enzyme? अब हमें ये बताना है कि जो Golgi bodies हैं वो लार्ज नंबर पे, मतलब Golgi bodies एक से ज़्यादा बहुत सारे क्यों प्रेजेंट होते हैं जहाँ पे डाइजेस्टिव एंजाइम्स का सिक्रीशन होता है। जो जिस पार्ट से डाइजेस्टिव एंजाइम रिलीज हो रहे हैं उधर Golgi bodies इतने सारे क्यों होते हैं, तो ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो Golgi bodies जो होते हैं ना वो ही हेल्प करते हैं किसमें? एंजाइम सिक्रीशन में। ओके बाय वेसाइकल। द मेन फंक्शन ऑफ Golgi body is to release protein और enzymes by वेसाइकल। Golgi bodies के पास क्या होता है? वेसाइकल होते हैं, है ना। Golgi body का तो पहले फंक्शन क्या होता है हम ये समझ लेते हैं। Golgi body का फंक्शन होता है मॉडिफिकेशन, पैकेजिंग एंड मूवमेंट, और ये सारी चीज़ें कहाँ होती हैं? वेसाइकल्स में। ओके वेसाइकल जो है वो Golgi body से अटैच हो जाता है और फिर वहाँ पे ही सारी प्रोसेसेस होती हैं। ओके तो Golgi body का काम क्या है? प्रोटीन को रिलीज करना और एंजाइम को रिलीज करना थ्रू वेसाइकल के हेल्प से। No other organelle has this property, therefore these are largely present in secreting cell. अब ये प्रॉपर्टी किसी के पास नहीं होती है सिवाय Golgi apparatus के पास होती है, ठीक है। तो Golgi apparatus जहाँ पे भी डाइजेस्टिव एंजाइम सिक्रीट होते हैं वहाँ पे ये बहुत सारे होते हैं ताकि वो ईजिली एंजाइम्स और प्रोटीन को रिलीज कर सकें विद द हेल्प ऑफ वेसाइकल। नेक्स्ट क्वेश्चन, what would happen if the Golgi apparatus was not there? अगर Golgi apparatus नहीं होगा तो क्या होगा? Golgi apparatus पोस्ट ऑफिस ऑफ द सेल है, अभी बताया मैंने कि वो पैकेजिंग, मॉडिफिकेशन, मूवमेंट करवाता है। ओके अब प्रोटीन नहीं रिलीज होगा, प्रोटीन की पैकेजिंग नहीं होगी, मूवमेंट नहीं होगा, जो भी प्रोडक्ट सेल में बन रहा है अगर उसका मूवमेंट नहीं होगा तो वो क्या होगा? सेल फंक्शन नहीं कर पाएगा और इवेंचुअली सेल डेथ हो जाएगी। ओके तो Golgi apparatus पैकेजिंग और स्ट्रक्चरल प्रोटीन अरेंजमेंट वुड नॉट अकर इनसाइड अ सेल। ओके क्या होगा कि जो पैकेजिंग है और प्रोटीन का अरेंजमेंट है वो सेल के अंदर नहीं हो पाएगा अगर Golgi body नहीं होगा।
Okay, without protein being transported, cell metabolism will cease and eventually die. अब सेल जो प्रोटीन है उसका मूवमेंट नहीं होगा, गोल्जी apparatus नहीं है तो प्रोटीन का मूवमेंट भी नहीं होगा, और प्रोटीन का मूवमेंट नहीं होगा तो सेल की जो एक्टिविटीज़ है, मेटाबॉलिज्म मतलब सेल की जो एक्टिविटीज़ हैं, जो केमिकल रिएक्शन सेल में होंगे वो बंद हो जाएंगे, वो नहीं होंगे, और फाइनली क्या होगा, सेल डेथ, सेल डेथ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, how do substances like CO2, carbon dioxide and water move in and out of the cell? अब ये जो substances है जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, वो सेल से अंदर बाहर कैसे मूव करते हैं, कैसे आते जाते हैं सेल्स में, तो उसके बारे में हमें बात करनी है। ओके, तो कैसे आते हैं, सेल के पास होती है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन जिसे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं। ओके, जैसे कि गैस होता है और वाटर होता है। ओके, हमने पढ़ा है डिटेल लेक्चर में, हमने समझाया था आपको कि कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, गैस। ओके, और गैस क्या होता है, हमेशा डिफ्यूजन होता है। वहीं जो वाटर है वो मॉडिफाइड डिफ्यूजन के थ्रू होता है जिसे हम बोलते हैं ऑस्मोसिस। ओके, अगर गैस का मूवमेंट हो रहा है फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, दैट इज नोन एज डिफ्यूजन। ओके, और अगर वाटर का मूवमेंट हो रहा है, ठीक है, अगर वाटर का मूवमेंट हो रहा है फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इज नोन एज ऑस्मोसिस। तो वाटर का मूवमेंट हमेशा ऑस्मोसिस की प्रोसेस से होता है, और जो गैसेस का एक्सचेंज हो रहा है, जो गैसेस का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, वो किस प्रोसेस से होगा, डिफ्यूजन की प्रोसेस होगा। दोनों में हाई कंसंट्रेशन, जहाँ पे वाटर का कंसंट्रेशन ज़्यादा है वो वहाँ से पानी कहाँ जाएगा, जहाँ पे वाटर का कंसंट्रेशन कम है। ओके, जहाँ पानी ज़्यादा है वहाँ से पानी आ जाएगा जहाँ पे पानी कम है। ओके, ऐसे ही गैस के साथ होगा। बस डिफरेंस क्या है, गैस के मूवमेंट को हम डिफ्यूजन बोलते हैं प्रोसेस को, और जो वाटर का मूवमेंट हो रहा है उस प्रोसेस को हम ऑस्मोसिस बोलते हैं। और ऑस्मोसिस में एक और टर्म आता है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। Okay, carbon dioxide moves into and out of cell through diffusion or passes from the area of its higher concentration to the area of its lower concentration across the cell membrane. Cell membrane means plasma membrane, okay, जो एक semi permeable membrane होती है। Water moves into and out of cell through osmosis. ओके, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ऑस्मोसिस। और पैसेज ऑफ वाटर फ्रॉम द एरिया ऑफ हायर कंसंट्रेशन, एग्जाम्पल डाइल्यूट सॉल्यूशन, टू द एरिया ऑफ लोअर कंसंट्रेशन, एग्जाम्पल स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन, across the cell membrane which act as a semi permeable membrane. सेल मेम्ब्रेन जो है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन जैसे एक्ट करती है, और वाटर का मूवमेंट का हो रहा है डाइल्यूट सॉल्यूशन से स्ट्रॉन्ग सोल्यूशन तक। अब ये डाइल्यूट सोल्यूशन और स्ट्रॉन्ग सोल्यूशन क्या होता है एक बार मैं आपको समझा देती हूँ। ओके, जैसे कि हमने शक्कर और पानी का सोल्यूशन बनाया, ठीक है, शुगर क्या है यहाँ पे सोल्यूट है, और वाटर क्या है यहाँ पे सॉल्वेंट है। ओके, अगर हमने जो शुगर की क्वांटिटी है वो बहुत कम है और पानी की क्वांटिटी ज़्यादा है, ठीक है, पानी की क्वांटिटी ज़्यादा है, तो दैट इज़ नोन एज डाइल्यूट सोल्यूशन। क्या होता है वो डाइल्यूट सोल्यूशन। अब क्या होता है कि जैसे अगर हमने पानी में शक्कर मिलाया और बहुत ज़्यादा मीठा बन गया, वो हम जैसे कोई जूस बना रहे हैं, नींबू पानी बना रहे हैं और वो बहुत ज़्यादा मीठा हो गया, तो हम क्या करते हैं उसमें पानी मिलाते हैं। ओके, तो पानी मिलाने से क्या होगा कि जो शुगर है उसकी मिठास जो है वो कम हो जाएगी, तो ये सॉल्यूशन क्या हो जाता है, डाइल्यूट। ठीक है, और ये प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, डाइल्यूशन। और वहीं जो स्ट्रॉन्ग सोल्यूशन होता है, स्ट्रॉन्ग सोल्यूशन मतलब वहाँ पे शुगर बहुत ज़्यादा और पानी जो है वो कम है। ठीक है, वो क्या है, शुगर जो सोल्यूट है उसका कंसंट्रेशन हाई है और जो वाटर है उसका कंसंट्रेशन लो है। ओके, तो यहाँ पे पानी ज़्यादा है तो पानी कहाँ जाएगा, जहाँ पे पानी कम है, थ्रू ऑस्मोसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, in which form does mitochondria release energy? Write its full form. The inner membrane of first A part है और B part है। The inner membrane of mitochondria is deeply folded. What is the advantage of these folds? अब यहाँ पे दो क्वेश्चन पूछे गए हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी रिलीज करती है। पता है माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल भी बोलते हैं। जो सेल में फंक्शन हो रहे हैं, सेल को जो फंक्शन करने के लिए एनर्जी चाहिए वो कौन देता है, वो देते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। किस फॉर्म में देते हैं, वो देते हैं एटीपी के फॉर्म में, एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ओके, अब जो माइटोकॉन्ड्रिया की जो इनर मेम्ब्रेन होती है वो कैसी होती है, फोल्डेड होती है। ये इनर मेम्ब्रेन है, ये फोल्डेड है। ओके, इनर मेम्ब्रेन कैसी है, फोल्डेड है।
क्यों फोल्डेड है? ये इसलिए फोल्डेड है ताकि जो एटीपी एनर्जी बनाने के लिए जो रिएक्शन होने चाहिए उनको अच्छा सारा स्पेस मिल सके। ओके, ये फोल्डिंग दिखती है, दैट मीन्स ये एरिया बढ़ाते हैं, कुछ भी काम के लिए क्या कर रहे हैं, एरिया बढ़ा रहे हैं। अब माइटोकॉन्ड्रिया में क्या हो रहा है, एटीपी जनरेट हो रही है, ठीक है, एनर्जी जनरेट हो रही है, तो एनर्जी जनरेशन के लिए कोई तो रिएक्शन होता होगा, उन रिएक्शन को अच्छे से जगह मिल सके, अच्छे से वो काम कर सके, मतलब अच्छे से हो सके वो रिएक्शन, तो वो उनका एरिया बढ़ाती हैं, इनर फोल्ड जो है। ओके, एज एटीपीज और एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है, एनर्जी रिलीज इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, और इसका फुल फॉर्म क्या है, एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। फोल्डिंग ऑफ इनर मेम्ब्रेन क्रिएट्स अ लार्ज सरफेस एरिया फॉर जनरेटिंग फॉर एटीपी जनरेशन रिएक्शन। ओके, फोल्डिंग होती है, जो इनर फोल्डिंग होती है वो एरिया बढ़ाती है ताकि एटीपी जनरेशन के लिए जो रिएक्शन हो रहे हैं वो अच्छे से हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सेल ऑर्गेनेल इज नोन एज सुसाइड बैग्स ऑफ द सेल? कौन सा सेल ऑर्गेनेल है जिसे हम सुसाइड बैग बोलते हैं सेल का? ओके, कौन सा होता है, वो होता है लाइसोसोम्स, यहाँ पे लिखा भी है। क्यों बोलते हैं हम लाइसोसोम्स को सुसाइड बैग? इसलिए बोलते हैं क्योंकि लाइसोसोम्स के पास होते हैं डाइजेस्टिव एंजाइम्स। क्या होती है, डाइजेस्टिव एंजाइम्स होती है। अब वो देखता है, लाइसोसोम देखता है, अरे यार ये सेल अच्छे से फंक्शन नहीं कर पा रहा, चलो सेल अच्छे से फंक्शन कर रहा है, तो सेल में कोई सा पार्ट है, कोई सा सेल ऑर्गेनेल है जो अच्छे से काम नहीं कर पा रहा है, या तो कोई फॉरेन पार्टिकल आ गया हो जिसकी सेल को ज़रूरत नहीं है पर वो घुस के अंदर आ चुका है। अब क्या करेगा लाइसोसोम, देखा गया यार इनको तो सबको ख़त्म करना है, बाहर भगाना है, तो लाइसोसोम बर्स्ट हो जाएगा, डाइजेस्टिव एंजाइम्स रिलीज होंगे, और ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स जो हैं, ये जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट हैं, फॉरेन पार्टिकल्स है, कोई सेल ऑर्गेनेल है जो अच्छे से फंक्शन नहीं कर रहा है, या तो सेल खुद अच्छे से फंक्शन नहीं कर रहा है, तो ये उनको डाइजेस्ट कर देंगे थ्रू देयर डाइजेस्टिव एंजाइम्स। Lysosome contains digestive enzymes against all type of organic material. ओके, जितने भी ऑर्गेनिक मटेरियल होते हैं उनके पास उन सारे ऑर्गेनिक मटेरियल के डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं। ओके, ब्रेक डाउन वाले एंजाइम्स होते हैं। ओके, किनके पास, लाइसोसोम्स के पास। इफ देयर कवरिंग मेम्ब्रेन ब्रेक्स एज इट हैपेंस ड्यूरिंग इंजरी टू सेल, द डाइजेस्टिव एंजाइम विल स्पिल ओवर द सेल कंटेंट्स एंड डाइजेस्ट द सेम। ओके, अब क्या हो गया, सेल को क्या हो गई, चोट लग गई, इंजरी हो गई, अब इतना ज़्यादा सेल डैमेज हो गया कि अब वो सेल रिपेयर नहीं कर सकता, तो उस सेल को ख़त्म करना ही सही रहेगा। तो लाइसोसोम क्या बोलेगा, अरे भाई तू ख़त्म हो जा, तेरा कोई काम नहीं है, अब तू काम अच्छे से ही नहीं कर पा रहा है, तो लाइसोसोम बर्स्ट होंगे, डाइजेस्टिव एंजाइम रिलीज होंगे, और वो जो डाइजेस्टिव एंजाइम से अपनी खुद की सेल को क्या करेंगे, डाइजेस्ट करेंगे, ब्रेक डाउन करेंगे। एज लाइसोसोम्स आर ऑर्गेनेल्स विच ऑन बर्स्टिंग कैन किल द सेल पोजेसिंग देम, दे आर कॉल्ड सुसाइड बैग्स। ओके, तो लाइसोसोम्स क्या है, ऑर्गेनेल हैं, उनके पास क्या है, डाइजेस्टिव एंजाइम है। डाइजेस्टिव एंजाइम कैसे रिलीज होता है, लाइसोसोम जो है वो बर्स्ट हो जाते हैं, और इसलिए उनको हम क्या बोलते हैं, सुसाइड बैग्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 7th, डिस्क्राइबिंग द स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया विथ रेफरेंस टू इट्स मेम्ब्रेन कवरिंग। हमें जो है क्या बताना है कि माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर बताना है और उनके पास जो मेम्ब्रेन है उनके बारे में बताना है। तो क्या है, अब माइटोकॉन्ड्रिया का क्या स्ट्रक्चर होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के पास होती हैं दो मेम्ब्रेन्स, आउटर मेम्ब्रेन एंड इनर मेम्ब्रेन। इनर मेम्ब्रेन की बात तो हमने बहुत बार कर ली इसी वीडियो में कि इनर मेम्ब्रेन जो होती है उसमें फोल्डिंग्स दिखती हैं और उसको हम बोलते हैं क्रिस्टे, और जो आउटर मेम्ब्रेन होती है वो पोरस होती है, मतलब उसमें पोर्स प्रेजेंट होते हैं और वो फ्रीली परमिएबल होती है। ओके, हमें क्या पढ़ा, सेमी परमिएबल एंड फ्रीली परमिएबल। सेमी परमिएबल मतलब वो कुछ चीज़ों को अलाउ करती है, और वही जो फ्रीली परमिएबल होती है वो सबके लिए गेट ओपन रखती है, जिसको अंदर आना है आ जाओ, जिसको बाहर जाना है बाहर चले जाओ। ओके, स्ट्रक्चर, माइटोकॉन्ड्रिया रॉड और सॉसेज शेप्ड कलरलेस ऑर्गेनेल्स ऑफ यूकैरियोट्स दैट हैव अ डबल मेम्ब्रेन कवरिंग। ओके, अब माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, रॉड शेप का होता है या फिर सॉसेज शेप का होता है। ठीक है, कलरलेस है, कलर नहीं है, ऑर्गेनेल्स हैं, किनका है, यूकैरियोट्स का है। ठीक है, हमने दो टाइप के ऑर्गेनिजम्स पढ़े, एक तो यूकैरियोट्स और एक होते हैं प्रोकैरियोट्स।
जो प्रोकैरियोट्स होते हैं उनके पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता, वहीं जो यूकैरियोट्स होते हैं उनके पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है। प्रोकैरियोट्स के पास सेल ऑर्गेनेल्स नहीं होते एक्सेप्ट राइबोसोम्स, ठीक है, इनके पास सिर्फ और सिर्फ राइबोसोम्स होते हैं, बाकी कोई भी सेल ऑर्गेनेल्स नहीं होता। वहीं यूकैरियोट्स के पास सारे सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं। तो ये बेसिक डिफरेंस होता है प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में। ओके, अब इनके पास क्या है, डबल मेम्ब्रेन कवरिंग है। द आउटर मेम्ब्रेन जो है वो पोरस है। द आउटर मेम्ब्रेन इज पोरस, मतलब उनमें ओपनिंग्स हैं, होल्स हैं, ताकि जो पार्टिकल्स हैं, जो सब्सटेंसेस हैं, उनका मूवमेंट हो सके। द इनर मेम्ब्रेन इज फोल्डेड, जो इनर मेम्ब्रेन है वो कैसी है, फोल्डेड है, आपको दिख रहा होगा फोल्डेड है। ओके, फोल्डेड है, और इसको, इन फोल्ड्स को हम क्या बोलते हैं, क्रिस्टा बोलते हैं। दे बेयर एटीपी जनरेटिंग पार्टिकल्स। ओके, यही जो फोल्डिंग्स हैं इनमें क्या प्रेजेंट होती है, इनमें प्रेजेंट होती हैं एटीपी जनरेटिंग पार्टिकल्स। ऐसे पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं जो एनर्जी जनरेट करेंगे, जो एटीपी फॉर्म करेंगे। ओके, कहाँ होते हैं ये, क्रिस्टा में। एक और चीज़ होती है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया जो होते हैं ना वो टिपिकल सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, इनके पास खुद का डीएनए होता है और राइबोसोम्स होते हैं। ओके, क्या क्या होता है इनके पास, यहाँ पे दिया नहीं है, डीएनए होता है और इनके पास खुद का राइबोसोम्स होते हैं, खुद के राइबोसोम्स होते हैं। डीएनए क्या करता है कि माइटोकॉन्ड्रिया अपनी 1 2 3 कॉपी बना सके, उसमें हेल्प करता है। और राइबोसोम्स हेल्प करता है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो प्रोटीन सिंथेसाइज कर सके। ओके, तो ये स्ट्रक्चर हो गया हमारा किसका, माइटोकॉन्ड्रिया का। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन 8th। नेम द सेल ऑर्गेनेल विच हेल्प्स इन पैकेजिंग एंड डिस्पैचिंग द मटेरियल सिंथेसाइज्ड over the endoplasmic reticulum to various target inside and outside the cell. ओके, अब हमें ऐसे सेल ऑर्गेनेल का नाम बताना है जो पैकेजिंग में हेल्प करता है और उनको ट्रांसपोर्ट मतलब डिस्पैच करने में हेल्प करता है। तो कौन करता है ये, पोस्ट ऑफिस ऑफ द सेल किसे बोलते हैं हम, गोल्जी अपैरेटस को। ओके, नेम एंड राइट फंक्शन ऑफ सेल ऑर्गेनेल फॉर्म्ड बाय द अबव सेल ऑर्गेनेल। अब हमें बताना है कि जो एंडोप्लाज्म गोल्जी अपैरेटस से कौन सा सेल ऑर्गेनेल बनता है। तो गोल्जी अपैरेटस जो है ना वो लाइसोसोम्स बनाने में हेल्प करता है। ये पूरी बातें हमने हमारे डिटेल लेक्चर में करी हैं। ओके, तो गोल्जी अपैरेटस फर्स्ट आंसर होगा क्योंकि उसी को पोस्ट ऑफिस बोलते हैं, वही पैकेजिंग, मॉडिफिकेशन, पैकेजिंग और डिस्पैचिंग का काम करता है। अब गोल्जी अपैरेटस जो है वो क्या बनाता है, वो बनाते हैं लाइसोसोम, जिसे हम सुसाइड बैग्स बोलते हैं। लाइसोसोम possesses digestive enzyme which help in intercellular digestion, intracellular not intercellular, intracellular digestion and removal of sensitive cellular structure। ठीक है, क्या होता है, जो लाइसोसोम्स होते हैं वो इंट्रासेलुलर सेल के अंदर के डाइजेशन में हेल्प करते हैं। ओके, तो जो भी वेस्ट मटेरियल है या सेल रिपेयर नहीं कर पा रहा है, इंजर्ड है, सेल ऑर्गेनेल कोई फंक्शन नहीं कर पा रहा है, तो ये उनके डाइजेशन में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 9, हाउ डज एन अमीबा ऑब्टेन इट्स फूड। अमीबा जो है एक क्या है, इरेगुलर शेप का यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। वो अपना फूड कैसे लेता है हमें वो बताना है। तो कैसे लेता है, थ्रू द प्रोसेस ऑफ एंडोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस एक प्रोसेस होती है, उससे वो लेता है। क्या होता है, अमीबा जो है इरेगुलर शेप का है, उसको जहाँ पे भी फूड पार्टिकल दिखता है वो वहीं पे अपना साइटोप्लाज्म बढ़ा के सूडोपोडिया बनाता है। सूडोपोडिया क्या होता है, फॉल्स फीट होते हैं। अब ये सूडोपोडिया जो है वो पूरा कवर कर लेते हैं, इसको चारों दिशाओं से कवर कर लेते हैं, किसको, फूड पार्टिकल को। ओके, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं एंडोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस इज अ यूनिक प्रोसेस बाय विच अमीबा acquire their food। अमीबा जो है एंडोसाइटोसिस की प्रोसेस से फूड को ऑब्टेन करते हैं। द सेल मेम्ब्रेन इज डायनेमिक स्ट्रक्चर। जो सेल मेम्ब्रेन है वो डायनेमिक स्ट्रक्चर की है, मतलब वो इजीली, मतलब वो क्या, मूवमेंट को अलाउ करती है। ओके, मूवमेंट को अलाउ करती है, दैट इज व्हाई इट इज डायनेमिक। कौन से मूवमेंट को, सब्सटेंसेस के मूवमेंट को। इन अमीबा द सूडोपोडिया, अभी हमने बताया फॉल्स फीट, सूडोपोडिया, सूडो मीन्स फॉल्स, पोडिया मीन्स फीट। ओके, helps in enclosing the food particle and engulfing the food material from the surrounding environment। अब ये जो सूडोपोडिया होता है वो क्या कर देता है, फूड पार्टिकल को एनक्लोज कर देता है, उसको बाहर जाने नहीं देता है, और इस प्रोसेस को ताकि वो अच्छे से इनगल्फ हो सके। क्या होता है ये,
ओके, तो ये फूड पार्टिकल है और ये क्या है, सूडोपोडिया है, ये अमीबा है। ओके, ये अमीबा है। अब ये क्या कर लेते हैं, फूड पार्टिकल को एंगल्फ कर लिया इन्होंने, और ये जो जहाँ पे फूड पार्टिकल को एंगल्फ किया है उसको हम बोलते हैं वैक्यूल। ओके, द फूड मटेरियल इज डाइजेस्टेड विद द हेल्प ऑफ वैक्यूल्स। अब ये वैक्यूल जो फॉर्म हुआ है वहाँ पे फूड डाइजेस्ट होता है, क्योंकि वहाँ पे क्या प्रेजेंट होते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं। दिस इज कॉल्ड एज एंडोसाइटोसिस, और इस प्रोसेस को हम एंडोसाइटोसिस बोलते हैं। अगर आप यहाँ पे पिक्चर देख रहे हो तो ये एंडोसाइटोसिस है और ये एक्सोसाइटोसिस है। ओके, कोई भी प्रोसेस, मतलब एंडोसाइटोसिस ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें सेल के अंदर कोई सब्सटेंसेस आ रहा हो, और एक्सोसाइटोसिस का मतलब होता है कि कोई सेल से बाहर जा रहा हो, कोई मतलब सब्सटेंसेस ही जाएंगे, मैं थोड़ी चली जाऊंगी, है ना। क्वेश्चन 10th, how does fungi and bacteria can withstand much greater changes in the surrounding medium than animal cell? अब यहाँ पे बोला गया है कि जो फंगाई होता है और बैक्टीरिया होता है वो इतने अच्छे से एकदम डट के कैसे खड़े रहते हैं जब मीडियम, जो उनके एनवायरनमेंट है वो खराब हो, ठीक है। वहीं जो एनिमल सेल्स होते हैं, अगर उनमें थोड़ा, उनके मीडियम में, अगर उनके एनवायरनमेंट में थोड़ा भी चेंजेस आए तो वो नहीं, उनके पास स्ट्रेंथ ही नहीं होती कि वो टॉलरेट कर सके, बट फंगाई और बैक्टीरिया टॉलरेट कर लेते हैं। तो कैसे करते हैं, The cell wall present in fungi and bacteria permits these cells to withstand very dilute external medium without bursting. ओके, यहाँ पे क्या है, सेल वॉल है, किनके पास है, फंगाई और बैक्टीरिया के पास है, और प्लांट सेल के पास भी है, बट एनिमल सेल के पास नहीं है। ओके, तो ये सेल वॉल ही उनको अलाउ करती है कि वो अपने एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में अच्छे से पूरी स्ट्रेंथ के साथ उसको टॉलरेट कर सके। ओके, अब क्या हुआ, जो फंगाई है, बैक्टीरिया है, उनकी सेल हमने कहाँ रखी, डाइल्यूट मीडियम में रखी। डाइल्यूट का मतलब मैं बता चुकी हूँ। ओके, विदाउट बर्स्टिंग। अब वो सेल वॉल जो है, जो सेल है वो बर्स्ट भी नहीं होगा। क्या होता है कि अगर हमने सेल को डाइल्यूट मीडियम में रख दिया है तो क्या होगा, सेल स्वेल हो जाएगा। सेल इतना स्वेल हो जाएगा, उसमें क्यों स्वेल होगा, क्योंकि पानी उस सेल के अंदर आ जाएगा। अब पानी आता जा रहा है, आता जा रहा है, सेल स्वेल हो जाती है, फिर एट लास्ट क्या होगा, सेल बर्स्ट हो जाएगा। ओके, बट फंगाई और बैक्टीरिया के जो सेल्स होते हैं वो बर्स्ट नहीं होते हैं बिकॉज ऑफ सेल वॉल। अब क्यों नहीं होते वो हम देखते हैं। The cell takes up water by osmosis, swells and builds up pressure against the cell wall. Okay, अब सेल ने क्या किया, पानी अंदर लिया, पानी अंदर लिया, और किससे पानी अंदर आता है, हमने ये भी बात कर चुके, ऑस्मोसिस से। अब सेल स्वेल हो जाता है। अब ये जो सेल स्वेल्ड है वो क्या करेगा, प्रेशर क्रिएट करेगा सेल वॉल पे। क्या क्रिएट करेगा, एक प्रेशर क्रिएट करेगा सेल वॉल पे। द वॉल एक्सर्ट एन इक्वल प्रेशर अगेंस्ट द स्वेलन सेल। अब जो सेल वॉल है, भैया तुमको जितनी ताकत लगानी है लगा लो, हम भी ताकत लगाएंगे, और वो सेम प्रेशर लगाता है सेल पर। ठीक है, स्वेलन सेल जो है वो प्रेशर किस पे लगाएगा, सेल वॉल पे, और सेल वॉल बोलेगा तू आ जा भैया मैं तेरे को देख लूंगा, और वो उतनी ही प्रेशर सेल पे लगाएगा, स्वेल्ड सेल पे लगाएगा। ओके, It is because of the cell wall such cell can withstand much greater changes in the surrounding medium than animal cell. और इसी कारण, इन्हीं सेल वॉल की प्रॉपर्टीज के कारण क्या होता है, जो फंगाई, बैक्टीरिया, प्लांट सेल हैं वो अच्छे से एक्सटर्नल प्रेशर को टॉलरेट कर सकते हैं, पर एनिमल सेल नहीं कर सकते क्योंकि उनके पास सेल वॉल ही नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, What is the function of nucleus in a cell? ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है कि सेल न्यूक्लियस का क्या फंक्शन होता है सेल में। तो न्यूक्लियस क्या होता है, सेल में जितने भी फंक्शंस हो रहे हैं वो कौन कोऑर्डिनेट करता है, न्यूक्लियस करता है, क्योंकि न्यूक्लियस क्या है, न्यूक्लियस को हम ब्रेन ऑफ द सेल भी बोलते हैं। द न्यूक्लियस प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द रिप्रोडक्शन ऑफ सेल्स। इट ऑल्सो हेल्प्स द सिंगल सेल टू डिवाइड एंड फॉर्म टू न्यू डॉटर सेल। इट प्लेज एन important role in determining how the cell will develop and what form it will exhibit at maturity by directing the chemical activities of the cell. ये क्या प्रोवाइड करता है, डायरेक्ट केमिकल एक्टिविटीज ऑफ द सेल प्रोवाइड करता है। न्यूक्लियस के पास क्या है, जेनेटिक मटेरियल है। न्यूक्लियस के पास क्या है, जेनेटिक मटेरियल है, तो वो क्या देगा कि जो सेल को डिवाइड कैसे होना है। ठीक है, क्योंकि अब जेनेटिक मटेरियल में क्या है, प्रोटीन्स हैं, अब वो प्रोटीन्स ही तो फॉर्म होंगे, वो डीएनए ही तो रेप्लिकेट होगा। इट ऑल्सो हेल्प्स द सिंगल सेल टू डिवाइड एंड फॉर्म टू न्यू डॉटर सेल। अब जो सिंगल सेल है बेचारा वो भी तो रिप्रोड्यूस करेगा, भले ही सेक्सुअली करे पर वो भी करेगा। तो ये सब कौन हेल्प करता है, न्यूक्लियस हेल्प करता है, चाहे वो सिंगल सेल्ड हो या मल्टी सेलुलर हो, न्यूक्लियस हेल्प करता है रिप्रोडक्शन में। सेल डिवीजन में वो कौन हेल्प करता है,
nucleus. Okay, it plays an important role in determining how cell will develop and what form it will exhibit at maturity. अब ये जो न्यूक्लियस है वही डिसाइड करता है कि सेल का फॉर्म क्या होगा. सेल का फॉर्म मतलब शेप कैसा होना चाहिए, साइज कैसा होना चाहिए, क्या काम करेगा वो सेल, कौन डिसाइड करता है, न्यूक्लियस. ओके, और मैच्योर जब वो सेल अभी तो ग्रो कर रहा है, फिर मैच्योरिटी में वो सेल का साइज क्या होगा, शेप क्या होगा, स्ट्रक्चर क्या होगा, कौन डिसाइड करता है, न्यूक्लियस. ओके, और ये सब कैसे होता है, जो भी सेल के अंदर एक्टिविटीज होती हैं उसके हेल्प से. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 12, व्हाट इज द जंक्शन ऑफ प्लास्टिड्स. अब प्लास्टिड्स कहाँ होते हैं, प्लास्टिड्स होते हैं प्लांट सेल में, एनिमल सेल में प्लास्टिड्स प्रेजेंट नहीं होते हैं. ओके, तो कहाँ मिलते हैं हमें प्लास्टिड्स, प्लांट सेल्स में. प्लास्टिड्स का काम क्या होता है, कलर देने का काम होता है. ओके, प्लास्टिड्स आर प्रेजेंट ओनली इन प्लांट सेल्स. देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्लास्टिड्स, दो टाइप के प्लास्टिड्स होते हैं, क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट. क्रोमोप्लास्ट कलर प्लास्टिड्स, ओके, और ल्यूकोप्लास्ट वाइट और कलरलेस. इसको या तो कलरलेस बोल दीजिए या फिर वाइट बोल दीजिए. ओके, क्रोमोप्लास्ट जो होते हैं वो किसको कलर देते हैं, वो कलर देते हैं फ्लावर्स, लीव्स, इन सबको ये कलर देते हैं. कंसिस्ट ऑफ कलर्ड पिगमेंट एंड गिव्स डिफरेंट कलर्स टू फ्लावर्स, फ्रूट्स एंड लीव्स. अब आपको समझ में आ गया होगा कि जो फ्लावर्स होते हैं, जो लीव्स होते हैं, फ्रूट्स होते हैं, ये अलग अलग कलर के होते हैं. उनको कौन कलर प्रोवाइड करता है, क्रोमोप्लास्ट. क्रोमोप्लास्ट क्या है, प्लास्टिड्स है जो कि प्लांट सेल्स में ही मिलते हैं. ओके, द ग्रीन कलर पिगमेंट प्रेजेंट इन द लीफ इज कॉल्ड क्लोरोफिल. जो हमें ग्रीन कलर का पिगमेंट मिलता है, क्लोरोफिल है ना, लीव्स में क्या मिलता है, हमें क्लोरोफिल मिलता है, और लीव्स का कलर इसलिए ग्रीन कलर का होता है. ओके, विच हेल्प्स इन द फोटोसिंथेसिस एंड अ प्लास्टिड विद क्लोरोफिल इज कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट. ओके, और ये क्लोरोफिल किस में हेल्प करता है, ये क्लोरोफिल हेल्प करता है फोटोसिंथेसिस में, और इसको हम बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट. ठीक है, ऐसा प्लास्टिड जिनके पास क्लोरोफिल है उसको हम क्या बोलेंगे, क्लोरोप्लास्ट. अब वहीं जब हम ल्यूकोप्लास्ट की बात करें, इट स्टोर स्टार्च, ऑयल एंड प्रोटीन ग्रैन्यूल्स इन इट. ल्यूकोप्लास्ट का काम क्या होता है कि वो ऑयल स्टोर करता है, स्टार्च स्टोर करता है और प्रोटीन स्टोर करता है, स्टोर करता है. ओके, तो ये बात हो गई प्लास्टिड्स की. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर राइबोसोम्स, वेयर आर दे लोकेटेड इन द सेल, व्हाट इज देयर फंक्शन. राइबोसोम्स क्या है, सेल ऑर्गेनेल है जो प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स दोनों में ही मिलते हैं. राइबोसोम्स आर स्फेरिकल ऑर्गेनेल. कैसे होते हैं, सर्कल्स, राउंड शेप के होते हैं, स्फेरिकल होते हैं, present in the cell which are either freely distributed in the cytoplasm or may be attached to the endoplasmic reticulum. अब ये जो राइबोसोम्स जो हैं या तो वो साइटोप्लाज्म में ऐसे ही प्रेजेंट रहेंगे या फिर वो किससे अटैच रहेंगे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में. अगर ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से अटैच्ड है तो वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या कहलाते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. It consists of ribosomal RNA, ribonucleic acid and proteins. Function of ribosome is it helps in the synthesis of protein. ओके, राइबोसोम्स के पास क्या होता है, राइबोसोम्स के पास RNA होता है जिसको हम बोलते हैं राइबोन्यूक्लिक एसिड. ओके, और प्रोटीन्स होता है. राइबोसोम्स का काम ही होता है कि वो प्रोटीन बनाए, प्रोटीन को सिंथेसाइज करें. ओके, तो ये बात हो गई किसकी, राइबोसोम्स की. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द डिफरेंस इन क्रोमैटिन, क्रोमोसोम्स एंड जीन्स. ओके, क्रोमैटिन, क्रोमोसोम्स और जीन में क्या डिफरेंस होता है. ओके, जो क्रोमैटिन होता है ना वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है. यहाँ पे आपको दिख रहा है ये क्या है, क्रोमैटिन है, पूरा थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है. ठीक है, सेल डिवीजन के टाइम पे ये कंडेंस हो जाता है. सेल डिवीजन के टाइम पे ये आपस में क्लोज हो जाते हैं और क्या फॉर्म करते हैं, क्रोमोसोम्स. क्या फॉर्म करते हैं ये, क्रोमोसोम्स, राइट, क्रोमोसोम्स बनाते हैं. और ये क्रोमोसोम्स जो हैं ये न्यूक्लियस में हम तभी देखते हैं ड्यूरिंग सेल डिवीजन. जब सेल डिवीजन होने वाला होता है तभी क्रोमोसोम्स दिखते हैं क्योंकि क्रोमैटिन कंडेंस हो जाता है. और इन्हीं क्रोमैटिन में प्रेजेंट होता है जीन. पूछा ना, जीन. Okay, chromatin is a fine network of the thread-like structure made up of DNA और RNA. It gets condensed to form chromosomes. क्रोमैटिन क्या है, फाइन नेटवर्क है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है जिनके पास DNA और RNA प्रेजेंट होता है. ये कंडेंस हो जाते हैं और क्या फॉर्म करते हैं, क्रोमोसोम्स. क्रोमोसोम्स
द क्रोमोसोम्स आर मेड फ्रॉम क्रोमैटिन मटेरियल एंड आर लोकेटेड इन द सेल। अभी क्रोमोसोम किससे बने हैं? ये बने होते हैं क्रोमैटिन से, और ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं? सेल में। सेल में भी कहाँ होते हैं? ये पूरी चीज़ें कहाँ प्रेजेंट होती है? न्यूक्लियस में। जीन्स आर फाउंड इन क्रोमोसोम्स। अब ये जो जीन्स हैं वो कहाँ फॉर्म करते हैं? क्रोमैटिन के अंदर या फिर क्रोमोसोम्स के अंदर फॉर्म मिलते हैं हमें, ठीक है। ये जो डीएनए है, ये सपोज क्रोमैटिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है। क्रोमैटिन को अगर हम देखें तो हमें ऐसा कुछ स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, डीएनए आरएनए, ओके। ये पूरा स्ट्रक्चर किसका है? डीएनए का है। अगर हम सिंगल सेगमेंट की बात करें तो इसको हम बोलते हैं जीन्स, ओके, जीन्स। और जीन्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं? क्रोमोसोम्स में। आई होप आपको तीनों में क्लियर हो गया होगा, कोई कंफ्यूजन नहीं रहा होगा, क्योंकि बहुत बच्चों को कंफ्यूजन रहता है कि क्रोमैटिन क्या है, क्रोमोसोम्स क्या है और जीन्स क्या है, ओके। व्हाट इज मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस? अब हम आ गए हमारे क्वेश्चन नंबर 15 पे। द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हेल्प्स इन द मैन्युफैक्चर ऑफ प्रोटीन एंड फैट मॉलिक्यूल्स और लिपिड्स विच आर इंपॉर्टेंट फॉर द सेल फंक्शन, ओके। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, दो टाइप के होते हैं, स्मूथ एंड रफ। जो स्मूथ होता है वो लिपिड्स और फैट्स बनाते हैं, वहीं जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो प्रोटीन्स बनाते हैं, क्योंकि उनके पास क्या है? राइबोसोम्स है। और ये जो फैट, लिपिड्स, प्रोटीन है ये इसलिए बना रहे हैं क्योंकि सेल को फंक्शन करना है, तो इन सब की ज़रूरत पड़ेगी, ओके। These protein and lipids help in the building of the cell membrane. This process is known as membrane biogenesis. Okay? अब ये जो प्रोटीन और लिपिड्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बना रहे हैं वो क्या फॉर्म करता है? वो सेल की सेल मेम्ब्रेन, जिसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं, वो फॉर्म करता है, ओके। तो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो कौन फॉर्म करता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ओके। और इस प्रोसेस को, मेम्ब्रेन फॉर्मेशन की प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस, ओके। कौन हेल्प करता है इसमें? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो यहाँ पे जो है हमारा शॉर्ट आंसर्स द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ के होते हैं कंप्लीट। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए आज ही स्टेप अप अकेडमी को सब्सक्राइब करिए, जहाँ पे आपको मिलता है केजी से लेकर 12 तक के सारे सब्जेक्ट्स के सारे वीडियोस फ्री, साथ ही साथ कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे कि नीट, जेई, CUET की भी प्रिपरेशंस होती हैं। Thank you.